डॉक्टर रोहित, हम कैसे एज अ वुमेन हम कैसे पहचानें कि वी आर सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन? या कोई ऐसे points you can share with us which can recognize that yes, if he is crying or she is crying, it is because of a colic pain. Any natural remedies or any quick solutions like to deal with colic pain? उसके बाद we are very skeptical कि अब हम इसे उठाएंगे रोना चालू कर देगा, उस टाइम पे वो बर्प नहीं ले पाता है. इन दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टेंट एक पोकनेस रहती है मदर को कि तुम उसको गाय का दूध पिलाओ, भैंस का दूध पिलाओ. दे रियली वॉन्ट अस टू एक्चुअली फीड देम काउ एंड बफेलो मिल्क. आप क्या एडवाइस करते हैं इसके? काऊ मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि का जो सॉल्यूट लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ये बहुत बड़ा मिथ है एक. मुझे एक नैनी से ही ये पता लगा. नैनी तो हमें हेट करती है. हाँ, बहुत ज़्यादा. इफ जापा नैनी ये सारे लोग लाइक अगर आपके बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टिपेटेड है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे वेट गेन होगा. कभी तो निकलेगा वो बॉडी से बाहर. वो आपके मसल्स में थोड़ा ना चला जाएगा. तो ये गलत है. हाँ, ये है कि मदर्स को कुछ साइंस देखने चाहिए. कॉन्स्टिपेशन इवन छोटे बच्चों में भी जो 4-5 मंथ्स के होते हैं उनमें भी हो जाता है. आप एडिक्वेटली फीड करा रहे हैं तो उसमें बच्चे को क्या, हमें एज अ पेरेंट क्या देखना है कि आपका बच्चा फीड अच्छे से ले रहा है, वेट गेन प्रॉपरली हो रहा है, बच्चा इरिटेबल क्रैंकी नहीं है. तो उस केस में अगर बच्चे ने 6 to 7 डेज तक स्टूल पास नहीं करा तो दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम. क्योंकि बच्चा यूरिन भी करता है ना, और आपके मिल्क में भी, इवन ब्रेस्ट मिल्क में भी 80% वाटर होता है, तो वो तो यूरिन के थ्रू ही निकल जाता है. तो दैट इज़ फाइन. पर उसका वेट गेन से कुछ लेना कोई लेना, इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. बिग मिथ, बिग मिथ, बिग मिथ. स्टूल तो आपको पास करना ही है ना. बच्चों को पालना एंड बच्चों को ग्रो करते रेस देखना, इट्स अ टास्क फॉर मदर्स, फॉर द एंटायर फैमिली. एक बच्चों का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज आता है वो आता है स्लीप पैटर्न. एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बेबीज जो कि 2, 3, 4 महीने के हैं. रिलेवेंटली मैंने देखा है स्टार्टिंग में वो सोते हैं, बट ग्रेजुअली वो जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है. सो इफ़ यू कैन एडवाइज अस हाउ टू मॉनिटर देयर स्लीप पैटर्न, क्या हमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो उनकी स्लीप को हम बेटर कर सकते हैं? इफ़ यू कैन सजेस्ट अस समथिंग. तो स्लीप पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होता है वो स्लीप में ही होता है. बिकॉज सारे सिनेप्टिक कनेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट का कोऑर्डिनेशन, सारे कनेक्शन स्लीप में ही बनते हैं. और काफ़ी पेरेंट्स को ये भी पता नहीं होगा कि फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में ही बेबी का 80% ब्रेन ग्रो हो जाता है, और उसके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है. तो आपका बच्चा जब छोटा है तो बहुत सारे कंप्लेन आती हैं पेरेंट्स की कि बच्चा दिन में तो सो जाता है पर रात में नहीं सोता, रात में बहुत परेशान करता है. तो आप थोड़ा सा कुछ मेथड्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं बच्चे को सुलाने के लिए. जैसे कि एक 5S रूल है. 5S रूल. एस. तो उसमें फर्स्ट एस कैन बी, यू कैन स्वेडल द बेबी. जब आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको बांध के रख सकते हैं, अच्छे स्वेडलिंग कर सकते हैं. दैट इज़ वो आप 1 महीने तक ही कर सकते हैं. उसके बाद बच्चों को ज़्यादा बांधना पसंद नहीं है. दूसरा है स्वेइंग. तो ऐसे करके बच्चे को हम स्वे कर सकते हैं, दिस इज स्वेइंग. तीसरा है हम ऐसे साउंड निकाल सकते हैं. चौथा है बच्चे को हम साइड टू साइड पोजीशन ले सकते हैं कि बच्चा सुपाइन सो रहा है लेकिन नहीं सो रहा तो आप साइड में थोड़ा सा लेके उसको सुला सकते हैं. ठीक है, उल्टा नहीं सुलाना है, साइड में सुला सकते हैं. एंड लास्ट इज सक. सक में मतलब पेसिफायर आप दे सकते हैं बच्चे को सुलाने के लिए, बट दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट. ये सारी चीज़ जो हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना बच्चे के लिए, वूम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि जब बच्चा आपके वूम में रहता है तो बच्चा इस तरीके से रहता है, बंधा रहता है, बंधा हुआ. तो उसको स्वेडलिंग करना बहुत अच्छा लगता है. बच्चा आप चलते हैं तो बच्चा ऐसे स्वे करता है आपके पेट के अंदर, तो दैट इज स्वेइंग. ठीक है, बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को पीता रहता है ऐसे ऐसे. उसको आप अगर अल्ट्रासाउंड देखेंगे, लाइव अल्ट्रासाउंड, तो उसके अंदर बच्चा ऐसे ऐसे करके सक करता रहता है. दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड. पीता रहता है, दैट इज सक. बच्चा साइड टू साइड थोड़ा सा पोजीशन भी लेता रहता है. और साथ में एक जो मैंने बोला ये यूट्राइन आर्टरी की साउंड है, जो बच्चा यही सुनता है पूरे 9 महीने उसको ब्लड. तो उसको लगता है कि आई एम स्टिल इन वूम, तो वो प्रोटेक्टेड फील करता है और वो सो जाता है. इसके साथ साथ एक और बड़ा मिथ है कि दादी नानी और या पुराने लोग लाइट बंद नहीं करने देते, लाइट जला के सुलाओ. दैट इज़ अ बिग नो. बच्चे के ब्रेन को पता होना चाहिए कि ये मेरा एक्टिविटी का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है. आपको ये उसकी लाइफ में डालना है. तो एक्टिविटी के टाइम में ब्राइट लाइट, दिन पूरा साउंड,
जैसे आप घर में रह रहे हैं नॉर्मल खटपट आवाज़ आ रही है, यूटेंसिल गिर रहे हैं, ये हो रहा है, बाथरूम का दरवाज़ा खुल रहा है, पानी चल रहा है, नाइट टाइम शुड बी पीसफुल, लाइट बंद, आपका दरवाज़ा बंद, नो साउंड एट ऑल, ठीक है, तब बच्चे को सोने में आराम मिलेगा। अगर आप इतना सारे लाउड साउंड के साथ बच्चे को सुलाने की कोशिश करेंगे, बच्चा नहीं सोएगा। और ये बच्चे का स्लीप पैटर्न भी डिसाइड करेगा। स्लीप पैटर्न डिसाइड करेगा। फिर इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं बच्चे को सुलाने के लिए। ये 5 चीज़ें तो होगी, उसके साथ साथ आप एक नाइट रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे कि 9 बज गए, बच्चे को आप अपने कमरे में लेके गए, बच्चे को सबसे पहले बच्चे के कपड़े चेंज किए, डायपर चेंज किया, हल्का ड्राई मसाज किया। अगर आपका बहुत आप गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बच्चे को आप स्पॉन्जिंग या थोड़ा सा बाथ भी दे सकते हैं। इट विल हेल्प देम रिलैक्स देयर बॉडी, स्लीप। और फीडिंग कराइए। ये पूरा एक रूटीन आप फॉलो करिए। मैंने काफ़ी मदर्स को देखा है इस रूटीन से इम्प्रूव करते हुए। जैसे 3rd वीक 4th वीक में उनको इश्यूज आते हैं कि बच्चा सो नहीं रहा, रात में सो नहीं रहा, तो आप नाइट रूटीन फॉलो करिए। तो स्लीप हाइजीन एंड नाइट रूटीन, ये दोनों चीज़ें। एंड 5S मेथड। 5S मेथड, ये तो बहुत अच्छा आपने ट्रिक्स बताया 5S का। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, लाइक वूम इन्वायरमेंट मिलेगा, वो डेफिनेटली सोने का। एंड ये भी बहुत करेक्ट बात कही है आपने कि दादी नानी माँ रात में भी लाइट जलवाते हैं, जब तक उनको वो हम स्विच कोड नहीं देंगे कि नहीं भाई अब ये रात है बेटा, अब ये दिन है। एट द मोस्ट एज अ पेरेंटल मदर एंजाइटी, मदर को बहुत एंजाइटी रहती है कि कहीं मैं बच्चे के ऊपर ना सो जाऊँ, जिसको सिट्स बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि बच्चा रात में तो अच्छे से सोया था, मदर सो गई या ब्रेस्ट उसके मुंह में ही रह गया और बच्चा फिर डाइड। तो उसके लिए आप एक छोटा बल्ब जला सकते हैं कहीं कोने में, नाइट बल्ब टाइप एक कोने में आप जला के रखिए, जिससे कि आपको दिखते रहे आसपास का, ठीक है। और मदर्स को तो इतना रहता है कि बच्चा अगर हिलता भी है तो वो जग जाते हैं नाइट टाइम में। तो दैट्स हाउ। और स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डायपर भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए, ताकि बच्चे का बार बार बच्चे को लीकेज ना हो, उठना ना पड़े, बिकॉज एक कंसर्न है। डॉक्टर रोहित, बच्चों को साथ में सुलाना एंड बच्चों को अलग सुलाना उनके कॉट में या बेबी कॉट्स जो आते हैं, एज अ मदर आपने तुरंत बोला कि मदर को इंट्यूशन हो जाता है कि बच्चा मूव भी कब कर रहा है, वो बहुत रिलेक्टेंट होती है। बट डू यू एडवाइज मदर्स लाइक आप अपने बच्चों को अलग कॉट में सुलाने की आदत डालो, या बिकॉज हमारे पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली बच्चा तो बहुत छोटा है, तुमको तो उसी के साथ रहना है, तुम अपने पार्टनर को भूल जाओ बट यू कैन नॉट फॉरगेट योर बेबी। या ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। फॉरेनर्स तो अलग सुलाते हैं, जी बिल्कुल अलग कमरे में सुलाते हैं इनफैक्ट। हाँ ठीक है, उसके अपने प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, ठीक है। स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है ऐसे बेबीज़ की। मैं तो एडवाइस करूँगा अपने साथ ही सुलाइए, हाँ, एटलीस्ट टिल 4-5 ईयर्स, क्योंकि बच्चों को ना रात में नाइट टेरर्स, नाइट मेयर्स भी होते हैं, ठीक है। आप कैमरे से कितना मॉनिटर कर पाएंगे? कैमरे लगा देते हैं उनके क्रिब में कि कैमरे से हम देखते रहेंगे, आप कितना मॉनिटर, आप भी तो सोएंगे रात में। तो बच्चे को नाइट टेरर होता है, नाइट टेरर के अंदर बच्चा क्या है, नींद में है और नींद में ही सोते सोते रोना शुरू कर देता है। क्या होता है ये नाइट टेरर्स? नाइट टेरर्स दिस बेसिकली जो स्लीप डिप्राइव्ड बेबीज होते हैं, जो अच्छे से सो नहीं पाते, गहरी नींद में नहीं जा पाते, या दिन में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दिन में भी नहीं सोए, रात में भी लेट सो रहे हैं, तो उनके नाइट टेरर्स होते हैं। तो बच्चे सोते रहते हैं, सोते सोते उन एकदम रोना शुरू कर देते हैं, आंखें बंद रहती हैं, आंखें बंद रहती हैं पर वो रोने शुरू कर देते हैं। तो दिस इज नाइट टेरर। तो उसके लिए यू हैव टू बी अराउंड ना। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे कमरे में बच्चे को छोड़ के आ जाएं और वहाँ पे वो बेचारा परेशान होता रहे। तो उस समय आपको लाइट वाइट नहीं जलानी है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे सकते हैं, बच्चे को पास लेके आप थोड़ा सा उसको काम डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। विद ग्रेजुअली विद एज वो कम होता जाता है, ठीक है। नाइट मेयर्स अलग हैं, वो बड़े बच्चों को आते हैं, जैसे उन्होंने दिन में कुछ देख लिया तो रात को उनको उस चीज़ के सपने आते हैं। इवन मेडिकेशन, आपने अगर मेडिकेशन ज़बरदस्ती पिलाई बच्चे को तो रात में वो नींद में ही बोलेंगे कि मम्मी मेडिकेशन नहीं, मेडिकेशन नहीं, तो दैट इज़ अ नाइट मेयर। तो उसके लिए यू हैव टू बी अराउंड। तो आई तो एडवाइज माई पेरेंट्स, स्लीप विद योर बेबीज, स्लीप विद योर बेबीज इन द सेम रूम। बहुत ज़्यादा है तो यू कैन यूज़ अ क्रिब इन द सेम रूम। ऐसा नहीं कि क्रिब सेपरेट रूम है। फॉरेन में ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि उनका रूम सेपरेट होता है, क्रिब होता है, वहाँ कैमरा लगा होता है एंड दे मॉनिटर थ्रू दे वाउच। हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो बच्चे चलना शुरू करते हैं, वो कूद जाते हैं क्रिब पे से रात में, बिकॉज दे नीड। बच्चे को 9 months पे 10 months पे स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाती है बहुत सारी, मतलब दे वांट टू बी प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम, दे वांट अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स, तो यू हैव टू गिव देम अटेंशन। आप अटेंशन नहीं दोगे तो फिर उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और आगे चल के दे बिकम वेरी आइसोलेटेड,
दे हैव इश्यूज इन द लेटर लाइफ, तो वो सब मेरे हिसाब से बच्चों को साथ में सोना चाहिए। एक हम लोगों ने ये भी देखा है स्लीप पैटर्न में, जैसे आप नाइट टेरर्स की बात कर रहे हो, ये आई थिंक हम सब लोग फेस करते हैं। बच्चे दिन भर जगते रहते हैं, रात में सोते हैं, तो अचानक से वो चौंक जाते हैं, अचानक से रोने लगते हैं। इसके बाद भी लाइक I have noticed, I'm not sure about everybody has or not, I have noticed that जब बच्चा चौंक जाता है उसके बाद चाहे उसे जितना सुलाने की कोशिश करो वो नहीं सोता है, मतलब वो इरिटेटेड होने लगते हैं, उनको नींद भी आ रही होती है, उनको नहीं भी सोना होता है, दोनों फीलिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम। उस टाइम पे बच्चे को रिलैक्स कैसे करना चाहिए? उस समय बेसिकली जो आप चौंकना बोल रहे हैं उसको हम अब हमारी लैंग्वेज बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स बच्चा ऐसे करता है एकदम हाँ, से। बहुत अपने हाथ पैर दोनों ऐसे करता है। आपने लाउड साउंड बजा दिया, Yes. या आपके घर में मिक्सी चल गई, Yes. या सीटी कुकर की बजी, तो ये सब कुछ भी होता है, तो उसके अंदर बच्चा एकदम से स्टार्टल रिफ्लेक्स, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये सब कुछ बच्चे को बाय बर्थ ही मिले टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि उनके आसपास कुछ है तो वो थोड़ा सा स्टार्टल करके उसको दूर कर सकें। तो स्टार्टल रिफ्लेक्स बर्थ पे रहता है, अराउंड 3 to 4 months चला जाता है, कम हो जाता है काफ़ी। तो उस टाइम पे आप यही सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को आप थोड़ा स्वे कर सकते हैं, कंधे पे लेके थपथपा सकते हैं, फ्रेश एयर में जा सकते हैं। इनसे भी नहीं मान रहा तो आप उसको राइड पे ले जा सकते हैं। तो बट इट बिकम्स बेटर बाय 4-5 months। बच्चे फिर इतना डरते नहीं हैं, दे बिकम अकस्टम टू ऑल दोज थिंग्स ईजिली। उनको समझ आता है कि ये सब नॉर्मल है, ये खटपट होना, आवाज़ होना, क्लैप करना, क्लैप करते भी बच्चे एकदम से चौंक जाते हैं, छोटे बच्चे। तो ग्रेजुअली यू विल सी 4-5 months के बाद दे बिकम क्वाइट बेटर। आप जैसे बाहर टहलाने की बात कर रहे हैं, बच्चों को वॉक पे ले जाएं, कोई राइट एज है, मंथ्स हैं जिस, क्योंकि बाहर भी हमारा कोई पोल्यूशन बहुत अच्छा है नहीं, वी आर नॉट स्टेइंग इन यूरोप और इन एनी अदर कंट्री, वी आर स्टेइंग इन इंडिया, हाईली पोल्यूटेड। सो कब से हमें बच्चे को वॉक पे ले जाना चाहिए? इसके भी रिस्क वर्सेस बेनिफिट हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बेनिफिट ज़्यादा हैं बच्चे को बाहर ले जाने के, क्योंकि उनका व्यू चेंज होता है। एक बच्चे का क्या व्यू रहता है? पंखा, दे लव देयर फैंस। पंखा रोल करता है तो खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो पेरेंट्स 1 पे 2 पे पंखा चला के रखते हैं। बाहर जाते हैं तो उन्हें पत्तियाँ दिखती हैं, बर्ड्स दिखते हैं, ब्लू स्काई दिखता है, ये सब दिखता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर देयर ब्रेन ग्रोथ, बिकॉज उस समय ब्रेन की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एक तो स्लीप चाहिए, दूसरा स्टिमुलेशन चाहिए, राइट स्टिमुलेशन। बोलते हैं ना कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक एंड वाइट, है ना, दैट इज़ अ ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज। आप बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए देते हैं, जैसे कि बच्चे के पैर पे बलून बांध देते हैं, तो बलून से ऐसे ऐसे करता रहता है, या बच्चे को लिटा दिया, सामने बलून्स लगा दिए, बच्चा बलून पे पैर मारता रहता है, दैट इज़ ऑल स्टिमुलेशन, ब्रेन स्टिमुलेशन। बहुत सारे आजकल टॉयज आते हैं जिसमें शेप्स बने रहते हैं, हाँ, यू सेंसरी टच वगैरह, सेंसरी टच वाले। बहुत सारे आजकल डिफरेंट टेक्सचर के भी आते हैं, जंगल बुक्स आती हैं डिफरेंट टेक्सचर्स के, तो बच्चा फील कर सकता है टेक्सचर्स को, है ना। इवन खाना भी बच्चा टेक्सचर से खाता है, उसको टेस्ट वेस्ट से ज़्यादा मतलब नहीं होता, टेक्सचर। अगर उसको टेक्सचर पसंद आ रहा है, जैसे फॉरेन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेबी लेड वीनिंग, कि बच्चे को खुद खाने दो, ज़बरदस्ती ठूसो मत उसके मुंह में, हाई चेयर बैठा दो, सामने उसके वो रख दो और खाने दो एंड यू ऑब्जर्व फ्रॉम देयर। तो बच्चा हाथ डालता है उसमें, उसको टेक्सचर अच्छा लगता है, मुंह में ले जाता है, टेक्सचर नहीं अच्छा लगता, फेंक देता है। कलरफुल पूरी प्लेट है, उसकी कटोरी कलरफुल है, उसके अंदर ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, वहाँ एवोकाडो वगैरह खाते हैं तो ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, बीट रूट की प्यूरी, ये सब आप बना के रख रहे हो, तो इन सब से बच्चा अच्छे से खाता है। तो ये तो बाहर ले जाने का जो है, इट इज़ वेरी गुड as soon as mother is comfortable, as soon as baby is comfortable, because you also need some time to recover. If you have done a cesarean section, your body takes time to recover. After that you can go out for a walk. Like 3-4 months is a good age to take baby. Even before that. हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है ना 40 दिन वाला, कि 40 उसके बाद ले जाओ, 40 दिन के बाद 40, but that doesn't have any scientific reasoning behind that. You can take out your baby before 40 days also if you are comfortable. It all depends upon, सारी मदर्स डिफरेंट हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, श्योर आप लेके जाओ, बहुत बेनिफिट है उसके। स्टिमुलेशन के लिए जब आप इतने सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हो, तो आई थिंक वॉक कराना इज अ बेटर वर्जन ऑफ स्टिमुलेशन। बहुत अच्छा लगता है। एंड वंस दे आर टॉडलर, दे जस्ट वेट। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मैं कहता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को भी कहता हूँ कि बच्चे ना स्मॉल पपीज़ की तरह होते हैं। आप कभी ऑब्जर्व कर, आपके पास डॉग्स रहे हैं? आई हैव अ शिह त्ज़ू। हाँ, मैं जब से छोटा था मेरे पास हमेशा डॉग रहे, तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया डॉग्स को। सेम होते हैं बच्चे बिल्कुल जी।
आप डॉग को कभी नीचे ले जाओ, कैसे एक्साइटेड होते हैं वो, वेरी मच एक्साइटेड। पूरा दरवाज़ा तोड़ने के बाहर जाना है लिफ्ट में। सेम बच्चों के साथ भी, टॉडलर के साथ भी सेम यही चीज़ है। इतने एक्साइटेड रहते हैं कि उनको पता है कि 5 बज गए, अब मम्मी बाहर लेके जाएंगी। सो वी हैव टू गिव देम थिंग्स विच व्हाट मेक्स देम हैप्पी। और उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बाहर जाएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो उसके फ़ायदे हैं। स्पीच डिले नहीं होगी। ये ऑटिज़म के आजकल जो कोविड के बाद कोविड बेबीज़ जितने भी थे, बहुत सारे बच्चों में स्पीच डिले, ADHD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ये सब हो रहे हैं। तो उसका यही कारण है कि पेरेंट्स क्या है, बांध के घर में रखना, और ये सही नहीं है। आप बाहर लेके जाओ, एक्सप्लोर कराओ उनको ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल पहले इतना सेफ़ नहीं था, पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इंडिया के अंदर, आज तो काफ़ी चीज़ें सेफ़ होती जा रही हैं। आप आराम से बाहर ले जा सकते हो। यू हैव इक्विपमेंट्स ऑल्सो, गुड इक्विपमेंट्स, स्ट्रॉलर्स एंड ऑल, जिसके थ्रू आप ले जा सकते हो। आपके कंधे, पीठ और कमर भी इतने प्रेशराइज नहीं होंगे, है ना। तो आप उस पर स्ट्रॉलर पे लेके जाओ, बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसका व्यू चेंज होगा। वो पंखे को देखता रहता है पूरे दिन, लेट के बाहर जाके उसको स्काई, बर्ड, ट्रीज ये सब दिखेगा। स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज। हम बच्चे के ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी मदर्स प्लान करती हैं ट्रैवल बच्चों के साथ, हॉलीडेज़ प्लान करती हैं। सो बच्चे को एट व्हाट एज हमें एयर ट्रैवल इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? देखिए, इन सब चीज़ों की कोई स्पेसिफिक एज नहीं हुई। आप एक एक्चुअली बच्चों पे ऊपर ना आप एक स्पेसिफिक कुछ लगा ही नहीं सकते जी। आपका प्री टर्म बच्चा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। यूजुअली यू कैन ट्रैवल आफ्टर 1 to 2 months। अगर एयर ट्रैवल आपको करना है, बहुत लॉन्ग जर्नी आपको करनी है, तो 4-5 months के बाद आप कर सकते हैं। और उसमें यह है कि थोड़े से ईयर प्लग्स वगैरह को बच्चे को लगाएं। हम बड़ों को प्रॉब्लम होती है जब प्लेन लैंड होता है, तो बच्चों को तो होती ही होगी। बट यू आर देयर टू, दे आर इन योर होम, दे आर इन योर आर्म्स एंड ऑल, तो वो काम डाउन हो जाते हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, एंड यू शुड ट्रैवल, बिकॉज ये टाइम फिर आता नहीं है एंड यू रिग्रेट, है ना। तो ये अच्छा टाइम है ट्रैवल करने का, यू शुड ट्रैवल। ये काफ़ी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग पेट्स की बात कर रहे थे। आई हैव नॉट डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद एनी ऑफ माई गेस्ट टिल टुडे। आपने बोला पेट्स के साथ बेबी घर में जब ग्रो करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में व्हाट आई फील दैट अगर आपके घर में कोई एक पेट है और यू हैव अ न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है जो बेबी की अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत कंपैशनेट वे में होती है। लाइक दे स्टार्ट लविंग देयर फैमिली मच मोर। बहुत सारे लोग हैं जो इसको गलत समझते हैं कि बच्चा है तो उसके साथ पेट नहीं होना चाहिए, उसको दूर रखो, उसके बाल उसके मुंह में चले जाएंगे। ऑफ कोर्स ये बेसिक हाइजीन तो हमें मेंटेन करनी है, बट आई हैव सीन किड्स जो कि ग्रो होते हैं विदाउट पेट्स। आई एम नॉट डिफेंडिंग और आई एम नॉट सेइंग दैट मेरा बच्चा बहुत अच्छा होगा, बट आई हैव फेल्ट। आपका क्या रिएक्शन है कि वो कंपैशनेट होते हैं, लविंग होते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि डॉग्स बोल नहीं सकते जी, बट हम अगर डॉग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उनकी भाषा समझने लगते हैं जी। तो दैट इज़ ओनली कंपैशन। वो हमें भी समझने लगते हैं, वो हमें भी समझने लगते हैं। यू अंडरस्टैंड विदाउट सेइंग। आपने कुछ बोला नहीं लेकिन मुझे पता चल रहा है आपके अंदर क्या चल रहा है, तो दैट इज़ कंपैशन। तो ये अच्छा है, पर अब इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सी, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो एनिमल ही है। एनिमल इंस्टिंक्ट नाम की चीज़ होती है। तो आपको एक सेफ डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए, और अंडर ऑब्जर्वेशन ही बच्चे को अगर आप थोड़ा बहुत पेट्स के पास लेके जा रहे हैं तो बी विजिलेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया बच्चे को, क्योंकि एनिमल है एंड बेबीज आर वेरी पोकी। कभी उसकी पूंछ खींचेंगे, कभी कान खींचेंगे, कभी तो एनिमल है, कभी इरिटेट हो गया और अटैक कर दिया तो दैट। सेकेंड थिंग इज एलर्जी का, जो आप बता रहे थे कि डस्ट, ये बच्चों के हेयर चले जाते हैं डॉग्स के। हाँ, डॉग्स के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो उससे थोड़ा सा एलर्जी का भी रिस्क रहता है। तो थोड़ा सा उसको भी मेंटेन करिए, थोड़ा सा हाइजीन। बाकी पेट्स एंड ऑल ठीक है, सेफ है, अच्छा है, रखना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन डॉक्टर रोहित, हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं बच्चों की। एक पूरा चार्ट मिलता है हमें आपके से, पीडियाट्रिशियन से, हॉस्पिटल से, कि ये वैक्सीन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेबीज़ की लगानी। पोस्ट वैक्सीन जब वो लग के आता है बच्चे के, एक तो वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके दोनों जांघों में वैक्सीन लग चुकी होती है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारी मदर्स ने हमसे पूछा है, पोस्ट इंजेक्शन लगने के बाद उनके उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है वहाँ छोटे छोटे गांठें पड़ जाती हैं। सो वो क्यों होता है और उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? अब इसमें भी वैक्सीन्स, जो सारी वैक्सीन्स ऐसा नहीं करती, जो 6, 10, 14 वाली वैक्सीन्स होती हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हेक्सासिम जो वैक्सीन होती है, जिसमें हेक्सा मतलब 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है बच्चों के अंदर, उससे बच्चे को रेडनेस, पेन, स्वेलिंग होती है। लेकिन
मार्केट में अब 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक पेनफुल, एक पेनलेस। तो जैसे गवर्नमेंट सेटअप है तो वहाँ पे पेनफुल वैक्सीन ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि इट इज़ चीप, इकोनॉमिकल, मास को इनको केटर करना है, तो वहाँ पे वो वैक्सीन लगती है। प्राइवेट के अंदर पेनलेस वैक्सीन लगती है, तो उसके अंदर जो पर्ट्यूसिस का कंपोनेंट होता है, बाकी सब सेम ही रहता है, बस एक पर्ट्यूसिस का कंपोनेंट होता है जो पेनलेस वैक्सीन में डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को फीवर, पेन, स्वेलिंग ये सब कम होता है। तो हर बच्चे को गार्ड बनेगी ऐसा नहीं है, पर अगर बनती है तो आप थोड़ा सा पैरासिटामोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं, आप बच्चे का ठंडे बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, तो उससे यूजुअली हील हो जाती है। सर क्या ये एक्चुअली में ट्रुथ है कि पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीन में फ़र्क होता है? हाँ, क्योंकि पैसों में तो फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। पैसों में बहुत फ़र्क होता है। पेनफुल एंड पेनलेस एक मिसनॉमर है। एवरी वैक्सीन इज़ पेनफुल। कोई भी इंजेक्शन आपको लगेगा वो तो दर्द तो होना ही है, उस समय तो दर्द होगा, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं पेनलेस। पेनफुल वैक्सीन के क्या है, हफ्ता दिन तक बच्चे को पैर में सूजन, रेडनेस, स्वेलिंग, क्रैंकी, इरिटेबल, बच्चा फीड नहीं ले रहा, वेट लॉस हो रहा है, तो ये है। पेरेंट्स इस चीज़ से बचना चाहते हैं। पेन लेस वैक्सीन जो होती है उसमें जैसे आपने सुबह लगवाया, शाम को एक माइल्ड सा लो ग्रेड फीवर आ सकता है, अगले दिन से बेबी इज कम्प्लीटली नॉर्मल। यू ऑल्सो माइट हैव ऑब्जर्व्ड। यस आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। सो दैट इज, और जितने भी पेरेंट्स को मैंने लगाया आज तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है कि पेनलेस वैक्सीन के बाद दे हैव हैड अ बिग ह्यूज स्वेलिंग। पेनफुल वैक्सीन के अंदर ये हो जाता है कि सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस, फीवर आता है बच्चे को, और ये 3-4 दिन 5 दिन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं पेरेंट्स के। पेरेंट्स के पास आजकल वैसे ही टाइम नहीं है, तो दे प्रेफर। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लगवाइए, नहीं तो पेनफुल वैक्सीन तो मतलब गवर्नमेंट वैक्सीन तो हैं, आप इजीली अवेलेबल हैं, कहीं पे भी जाके लगवा सकते हैं। एंड गवर्नमेंट वैक्सीन सेफ होती हैं? सेफ ही होती हैं। Safe as in like whatever they are using, the product is actually good in quality. सेफ ही होते हैं सारी वैक्सीन्स जो हैं, वो मार्केट में तभी उतारी जाती हैं जब उनका प्रॉपर रिसर्च ट्रायल सब कुछ अप्रूवल आ चुका होता है। बच्चों के अंदर ऐसी कोई भी वैक्सीन आप रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोविड की वैक्सीन भी नहीं आई है बच्चों की। तो यही है कि सेफ़ हैं, ठीक है, पर कुछ वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं होती, वो आप प्राइवेट से लगवा सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गई, मेनिंजोकोकल की वैक्सीन हो गई, और अब आजकल बड़े बच्चों को जो 9 इयर्स के हो गए हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मिलने लगी हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन में तो ये लग रही हैं, यूएस वगैरह में तो काफ़ी टाइम से लग रही हैं, और ऐसा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ फीमेल्स को लगवाना चाहिए, नहीं, मेल्स को भी लगवाना चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट नहीं करती, आपको एनल कैंसर, जेनाइटल कैंसर, ओरल कैंसर सबसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वायरस तो वही है जो इन सबको अफेक्ट करता है। तो ये, और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान में भी है कि इसको इंक्लूड किया जाए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। तो वो सर्वाइकल वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स के बीच में अगर आप लगवाते हैं तो 2 डोजेस, और 14 ईयर के बाद लगवाते हैं तो 3 डोजेस। तो ये कॉन्सेप्ट एक नई वैक्सीन आ रही है, सर्वाइकल वैक्सीन। सर हमने सर्वाइकल कैंसर की बात करी, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि इस टाइम पे इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रही है? सबसे बड़ा पेंडेमिक जो आगे चल के होने वाला है वो है ओबेसिटी का। ओबेसिटी। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इसका जो सीड है वो बचपन में ही डल जाता है, और आजकल की लाइफस्टाइल तो आप जानते ही हैं, सबको अनहेल्दी फूड्स और ये सारी अमेरिकन कंपनीज आके, ठीक है, जो चीज़ें वहाँ होती थी वो अब यहाँ होने लगी हैं, ठीक है। एक डेटा है कि 2030 में for every 10 obese child, every 1 child will be Indian। हर 10 में से एक बच्चा जो ओबीस है वो इंडियन होगा 2030 में। ओके। ये डेटा है, तो इस पे हमें अभी से काम करना चाहिए। वी नो द डेटा बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसमें हम स्टार्टिंग से अगर देखें कि हम बर्थ से क्या कर सकते हैं, बच्चे को ओबेसिटी ना हो, क्योंकि ओबेसिटी होगी हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज़ होगी, और वो पूरा एक सर्कल आप में फंस जाओगे आप। तो पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग, 6 months एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, इन्यूमरेबल स्टडीज़ हैं जिन्होंने बताया है कि जो बच्चों को एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड मिला था, उनके BMIs नॉर्मल रेंज में रहते हैं, उनको ओबेसिटी कम होता है, उनको हाइपरलिपिडीमिया कम होता है, हाइपरटेंशन कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कम होता है, इनफैक्ट डिप्रेशन भी कम होता है, यहाँ तक भी देखा गया। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद जंक तो अवॉइड करने हैं, ठीक है। आजकल के
सोसाइटी में बहुत डिफ़िकल्ट है जंक अवॉइड करना, एटलीस्ट मॉडरेशन में लीजिए, कम लीजिए कि वंस अ वीक और वंस फोर्टनाइटली, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एज अ पेरेंट बिकॉज दे कैन नॉट डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड फॉर देम। और इसके साथ साथ आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रमोट करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ रेदर देन सिटिंग एट होम एंड प्लेइंग प्ले स्टेशन और घर पे बैठ के कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। रेदर देन दैट गो आउटसाइड, गो इन फ्रेश एयर, मेक फ्रेंड्स, प्ले विद फ्रेंड्स, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। तो ये 3 चीज़ें अगर हम करेंगे तो आगे चल के ओबेसिटी का चांसेस कम होगा बच्चों के अंदर। पहले के टाइम पे इतने ये फास्ट फूड चेन्स नहीं होते थे, वी डू नॉट हैव एक्सेस टू पिज़्ज़ा एंड बर्गर। आज तो बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस है, लाइक आप ऐप डाउनलोड करो, आपको 30 मिनट्स में एम्बुलेंस नहीं आएगी बट आपका पिज़्ज़ा आ जाएगा आपके घर में। तो इस चीज़ में ना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप और क्या कर सकते हैं कि बच्चा ओबीस ना हो। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो पेरेंट्स को सुधारने के लिए पैदा होते हैं। आप सही टाइम पे सोओगे क्योंकि बच्चा सोएगा, आप सही टाइम पे उठोगे क्योंकि बच्चा उठेगा, आप हेल्दी खाओगे, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करोगे। आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स चेक करेंगे तो 7 घंटा 8 घंटे का स्क्रीन टाइम है। मतलब आप 8 घंटा स्क्रीन देख रहे हैं, 8 घंटा स्लीप ले रहे हैं और 8 घंटा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन टाइम कम यूज़ करेंगे, आपका बच्चा भी कम यूज़ करेगा। आप जंक कम खाएंगे, आपका बच्चा भी कम खाएगा। आप फिटनेस का रूटीन फॉलो करेंगे, बच्चा आपको देखेगा कि आप 6 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, तो वो भी बच्चा फॉलो करेगा। बिकॉज सिंपल सी बात है, व्हाट बेबीज सी दे लर्न एंड दे फॉलो वॉट एवर दे सी। बिकॉज जब बच्चे टॉडलर एज में जाते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये तो किचन में आके मम्मी की तरह काम करना शुरू कर देता है। मम्मी अगर किसी हाउस होल्ड में अगर मम्मी झाड़ू लगा रही तो बच्चा भी झाड़ू लेके लगाना शुरू कर देता है, या फिर मम्मी बाथरूम से बकेट लेके आ रही तो बच्चा भी बकेट लेके आ रहा है। कॉपिंग हाउस होल्ड कोर्स बोलते हैं उसको, चोर्स, कॉपिंग हाउस होल्ड चोर्स। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों के लिए आप ही हो रोल मॉडल। आप ही को देखेगा बच्चा और आप ही को कॉपी करेगा। यू विल स्टार्ट येलिंग एट योर स्पाउस, बेबी विल ऑल्सो स्टार्ट येलिंग एट योर। अगर फादर मदर के ऊपर चिल्लाता है तो बच्चा भी समझेगा कि ये तो शायद चिल्लाने के लिए ही बनी है, तो वो भी चिल्लाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा हाउस होल्ड में जहाँ बच्चे मदर्स को मारते हैं, है ना, बच्चों को। उसके भी अलग रीजंस हैं। कुछ एक रीज़न ये भी हो सकता है, उसके अलग रीजंस ये भी हैं कि बच्चे अपने इमोशन को रेगुलेट करना नहीं जानते। दे डोंट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, बट यू एज अ पेरेंट हैव टू टेल, यू हैव टू काम देम डाउन इन दैट सिचुएशन। कभी कभी बच्चे ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मारना धारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप घर के अंदर इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो चीज़ आप घर के अंदर करेंगे बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा और वही करेगा, और एडल्ट में भी वही करेगा। एडल्ट लाइफ में भी वही सारे ग्रेन्स, सारी सीड बचपन में ही डलती है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले के लोग बोलते थे कुछ बातें उनकी सही भी हैं, व्हेन दे आर राइट वी हैव टू गिव देम क्रेडिट ऑल्सो। और अभी आपने जैसे कहा कि पहले ये सब नहीं था, तो पहले के आप लोग देखिए और अभी के लोग देखिए। यू कंपेयर एवरेज इंडियन 35-40 ईयर ओल्ड मेल और फीमेल विद इन यूरोपियन ऑफ 35-40 ईयर। वो लोग ये सब करके आगे बढ़ चुके हैं। दे आर गोइंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। वीगन कल्चर जो हम करते थे आज वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो समझ चुके हैं कि हम ये सब कर चुके हैं। वो सारी ये सब कुछ जंक वंक खा के उससे आगे बढ़ चुके हैं। दे आर getting up early, they are doing yoga meditation, they are going to gym, they are looking good, they are feeling good about themselves। और ये सारी चीज़ें हम वही इंडिया के अंदर वही ट्रेंड आता है जो 20 साल पहले वो कर चुके होते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ आता है। जिस चीज़ को वो दरकिनार कर चुके होते हैं वो चीज़ हमें लग रहा है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, पर वो अच्छी नहीं होती। नहीं, ये बहुत करेक्टली बोला आपने। योगा इज़ अ इंडियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज। एंड आई रिसेंटली ट्रैवल टू चाइना, जहाँ पे मैंने नोटिस किया कि 60% चाइनीज़, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 60% ऑफ चाइनीज़ अडल्ट पीपल, दे आर लाइक ट्रांसफरिंग देयर फिजिकल एक्टिविटीज to yoga, yes, meditation, not like extra strength training or cardio नहीं करते हो, because that is sustainable। हाँ। और वो आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म। अब जैसे किसी की वेट लॉस जर्नी होती है तो वो 1 साल तो एकदम डेडिकेटेड, किसी की शादी होने वाली है तो वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा 1 साल, अच्छे से डाइट किया, न्यूट्रिशन किया। शादी के 1 साल बाद देखो। हमारे ऑफिस में भी ऐसा एक बहुत एग्जाम्पल है।
मैं खुद ही हूँ एग्जाम्पल। तो आप मेरी पुरानी फोटोज देख सकते हैं। तो अब ये दिस थिंग वी हैव टू चेंज। इसको लॉन्गेविटी में लाके आपको एक लाइफस्टाइल अडेप्ट करना है, इंस्टेड ऑफ एक शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाने हैं। लाइक आपको शादी है तो आप 6 महीने एक्सरसाइज करके पतले हो गए। हमेशा हमारे गोल रहते हैं, वेकेशन गोल्स, न्यू ईयर पे बाहर जाना है, तो उसमें हमारी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। न्यू ईयर के बाद का क्या, जैसे खाना पीना, वॉशरूम जाना, ये सब हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। दिस ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ ऑलवेज ईजियर सेड देन डन, बट इट शुड बी, एंड दे आर डूइंग इट, they are following it, and we are still stuck into that culture of unhealthy eating, unhealthy। और फिर अगर आप ज़्यादा पेरेंट्स को या लोगों को बताएंगे तो वो लोग बोलते हैं हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो यही करते आ रहे हैं। इवन अगर मैं बोलूँ, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, हमारी जो इंडियन हाउस होल्ड डाइट है दैट इज ऑल्सो नॉट दैट गुड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑयली कार्ब्स खाते रहते हैं, ऑयली स्पेशली रोटी। हाँ, हर चीज़ को हमने किसी चीज़ से जोड़ दिया है। बारिश हो गई, पकौड़े बना लो। अरे क्यों बना लो पकौड़े, ठीक है, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब हम कितना खाते, समोसा कल्चर। बिकॉज इंडिया इज सो रिच विद इट्स हेरिटेज एंड फूड, एंड ये बहुत रिच। मुझे लगता है अब हमें थोड़ा हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। आप मैदा से बना रहे हैं समोसा, कुछ और तरीके होने चाहिए, और हैं ऐसे, आप यूट्यूब पे देखें तो काफ़ी नहीं, बहुत बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। यू कैन ऑलवेज बेक, एयर फ्रायर्स आर देयर, यस यस, है ना, यू कैन यूज एयर फ्रायर्स। उसमें भी ऑयल लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता जितना आप फ्राई करके खाते हो। एक डेटा ये भी तो है कि फ्रेंच फ्राइज उतनी ही अनहेल्दी है जितनी 5 सिगरेट्स पीना। गॉड। तो ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए। सस्टेनेबल लिविंग, एंड आपने योगा का बोला, वाई, बिकॉज पीपल आर बिजी, 9 to 9 दे आर वर्किंग। योगा क्या है, 10 मिनट में घर पे कर लो, 15 मिनट में घर पे कर लो। आई डोंट हैव टू वेयर माई जिम क्लोथ्स, टेक आउट माई कार, गो टू जिम, स्कैन देयर, गो इनसाइड, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, फिर जिम करो, फिर थोड़े से गप्पे मारो, उसके बाद फिर घर आओ। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। योगा इज सस्टेनेबल। योगा इज, आप बेड से उतरे, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, 10-15 मिनट्स में योगा कर लिया। और डाइट तो है ही मेन। तो पेरेंट्स हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। यू सेट एन एग्जाम्पल, बहुत बेटर होंगे आपके बच्चे। मूविंग ऑन डॉक्टर रोहित, हमने काफ़ी फीडिंग पे डिस्कशन कर लिया, एंड आप अगर हमें एडवाइस कर सकते हैं, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कंपलसरी, आई टोटली अंडरस्टैंड, एक मैंडेट होता है कि बच्चों को देना चाहिए। हाउएवर देयर आर मॉम्स जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं फार्मूला या मिल्क देना पड़ रहा है, पंप करके भी अगर अपना मिल्क दे रही हैं। सो उस टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ अ बॉटल्स यू विल सजेस्ट टू अस कि हमको इस तरह की बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए बेबी को थ्रू बॉटल फीड कराने के लिए? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मदर्स को ना गिल्ट में नहीं रहना चाहिए कि वो फार्मूला फीड दे रही हैं। ये कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। यू आर डूइंग द बेस्ट फॉर योर बेबी, ठीक है, कोई गिल्ट वाली बात नहीं है उसमें। मेन चीज़ ये है कि आप प्लास्टिक्स अवॉइड करिए। मैं ज़्यादातर मदर्स को बोलता हूँ कि आप प्लास्टिक, कितना भी BPA फ्री हो, प्लास्टिक कुछ ना कुछ मात्रा में बच्चे में चला जाता है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनके ऑटोप्सीज़ करेगी, और उन ऑटोप्सीज़ के अंदर देखा गया कि यूट्रस के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स मिल रहे हैं प्लास्टिक के। ओह गॉड। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में माइक्रो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लास्टिक से थोड़ा सा आगे बढ़िए। पेरेंट्स यूजुअली क्यों नहीं बढ़ते हैं आगे, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स आर वेरी चीप, इजी मेंटेनेंस। ग्लास बॉटल क्या है, टूट गई तो ख़त्म, नया खरीदना पड़ेगा, कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव आल्सो। स्टील बॉटल्स, इवन सिलिकॉन बॉटल्स। तो ये अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ गलतियाँ भी करते हैं पेरेंट्स, जैसे कि अगर हम देखें इस बॉटल के अंदर, एक पेरेंट्स जब भी फीड बनाते हैं तो बनाने के बाद उसे शेक करते हैं बहुत विगरसली। मैं कभी ट्रैवल भी करता हूँ तो मैं रास्ते में एयरपोर्ट वगैरह पे देखता हूँ बहुत ऐसे शेक करके बनाते हैं, विच इज़ रॉन्ग मेथड। शेक करने से एयर बबल्स आएंगे, वो सेम एयर बबल्स आपके बच्चे के पेट के अंदर जाएंगे, और उससे फिर उसको कोलिक होगा, और आपको पता नहीं चलेगा बच्चे को कोलिक क्यों हो रहा है। तो बेस्ट मेथड इज़ टू स्वर्ल, just swirl like this. It will take time, but it will be beneficial for your baby. उसके साथ साथ फीड बनाने के बाद आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से दबा दीजिए, तो एक कुछ एक्स्ट्रा एयर वगैरह जो होगी वो निकल जाएगी। अगेन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बेबी। और कुछ गलतियाँ ये भी करते हैं पेरेंट्स की, प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, सिलिकॉन निप्पल यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि ये तो हम तो जो बच्चे के मुंह में जा रहा है वो तो सिलिकॉन ही है, वो तो सस्टेनेबल है, अच्छा है, बट ये भी गलत है। गरम मिल्क तो आपके जा रहा है ना प्लास्टिक में, तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स, माइक्रो कॉम्पोजिशन वो रिलीज करेंगे ही करेंगे, और फिर वो बच्चे के बॉडी में जाएगा। प्लास्टिक तो आपके घर से ही हटा देनी चाहिए, हर चीज़, एवरीथिंग शुड बी रिप्लेस्ड विद स्टील और ग्लास। जैसे कि वही बात आ गई, पुराने लोग
पुराने लोग स्टील में खाते थे, आजकल हम प्लास्टिक में खाते हैं, तो विच इज़ रॉन्ग। मूविंग ऑन डॉक्टर रोहित, टीदिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चे में, मतलब व्हाट इज द करेक्ट एज? आप बोलते हो बच्चों में कोई एज फैक्टर नहीं होता है, रेंज हर चीज़ का होता है, रेंज होता है। सो व्हाट इज दैट एज रेंज जब से बच्चे को टीदिंग स्टार्ट होता है, एंड उस टाइम पे टीदिंग जब हो रहा होता है तो पेन से कैसे रिलीफ पा सकता है बच्चा, और हमें क्या एज अ मदर या एज अ पेरेंट्स हमें करना चाहिए उसको एक काम करने के लिए? यस, तो यूजुअली टीथिंग का जो प्रोसेस होता है 5 मंथ्स टू 15 मंथ्स के बीच में स्टार्ट होता है। तो उसमें बच्चा आपका एक तो ड्रूलिंग बहुत शुरू हो जाएगी बच्चे को, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब थूक बहुत निकालेगा बच्चा, हर चीज़ को मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करेगा। आप जब मुंह खोल के बच्चे का देखेंगे तो बच्चे के जो गम्स होंगे वो रेड और स्वॉलन आपको दिखेंगे। बच्चा आपका बहुत इरिटेबल दिखेगा कंपेरेटिव टू अदर डेज, कि अब तो ये ज़्यादा इरिटेबल लग रहा है, क्रैंकी लग रहा है। उसके साथ साथ बच्चा आपका फीडिंग भी कम लेना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड लास्टली बच्चे को रैश हो सकता है, बिकॉज ये जो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है उसकी वजह से बच्चे को पेरी ओरल के आसपास रेड दाने हो जाते हैं, तो वो रैश हो सकते हैं। तो इन सब साइन से आप पहचान सकते हैं कि योर बेबी इज टीदिंग। या इसमें पेरेंट्स का बहुत कंसर्न रहता है, 9 महीने का बच्चा हो गया, दांत नहीं आए। आई जस्ट आस्क देम टू वेट, सबकी अपनी जर्नी है, वेट करिए, आ जाएंगे दांत। 9 महीने से टीथिंग आने लगता है बच्चों 5 मंथ्स टू 15 मंथ्स आने लगता है बच्चों को। कुछ बच्चों को 5 महीने में भी आ जाता है, कोई 13-14 महीने भी ले लेते हैं। ओके ओके, सो इट्स अ नेचर प्रोसेस, ऑफ कोर्स वो आएगा। आपने बोला कि आप ऑब्जर्व करो कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। टीथिंग के टाइम पे हम उनको किस तरह का फूड देना चाहिए हमें? लाइक ज़्यादा चूई फूड तो हम उन्हें नहीं दे पाएंगे, या वी शुड गिव देम लिक्विड डाइट, और आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, डाइट में तो कुछ ऐसा अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। बड़ा बच्चा है तो हम थोड़ा सा वार्म वाटर के सिप्स वगैरह दे सकते हैं उसको। बट और चीज़ें हम सूदनिंग करने के लिए कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ टीथर्स आते हैं मार्केट के अंदर, वो हम दे सकते हैं, जैसे कि वुडन टीथर, सिलिकॉन टीथर्स। सिलिकॉन टीथर्स का ये फ़ायदा है कि आप उनको फ्रिज में रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद बच्चे को चबाने के लिए दीजिए। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठंड में क्या होता है, हमारे हाथ पैर वाइट हो जाते हैं जी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जी। तो हम वही कर रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं बच्चे के गम्स को। ठंडा करने से ब्लड सप्लाई कम होगी, तो जो पेन स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, तो हमें ठंडा। उसके अलावा अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप एक कॉटन का कपड़ा लेके गीला करके उसको थोड़ा 10-15 मिनट फ्रिज में रख के फिर उसको बच्चे को चबाने के लिए दीजिए, उससे भी आराम मिलेगा। उसके साथ साथ आप गम का मसाज कर सकते हैं, उसी कॉटन कपड़े हल्का हल्का गम्स का मसाज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करो विद टॉयज़। बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है तो टॉयज़ दिखा के या कोई बुक दिखा के या कोई फ्लैश कार्ड दिखा के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो। इफ़ नथिंग वर्क्स तो फिर आप पैरासीटामोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं, जिससे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस थोड़ा कम होगा। डॉक्टर रोहित, मसाजेस बेबी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं? देखिए, अगेन इसमें भी 2 व्यूज़ हैं। मैं तो बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका रीज़न है मेरे पास। एक तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड डेवलप होता है मदर और बेबी के बीच में, बिकॉज मसाज करते वक्त बेबी एंड मदर आर हैविंग आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट। शी प्ले विद हिम और हर। हाँ, शी विल प्ले। आपको बहुत विगरस मसाज नहीं करना कि यहाँ से पकड़ के यहाँ घुमा दिया, ये टेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो जापा और नानी वो ऐसे ही ला देती बच्चों को। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे मैंने डाले भी हैं अवेयरनेस के लिए। उल्टा हाथ पकड़ के ऐसे उठा दिया, टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, ठीक है। बहुत सारे टांग को, जो बच्चे की टांग है वो सर से लगा रहे हैं, तो गर्दन घुमा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। अभी बच्चे का एक्चुअली जो बोन्स हमारी जितनी भी हैं उनको प्रोटेक्शन मसल्स देती हैं। मेरी जो बोन है उसको, आपकी जो बोन है उनको प्रोटेक्शन मसल दे रही है। बच्चे की मसल ही प्रॉपर से अभी डेवलप नहीं है, तो सारा बाहर उनकी बोन्स पे आएगा, और बोन्स इधर उधर हो गई, फ्रैक्चर हो गया तो बहुत परेशानी होगी। तो विगरस मसाज नहीं करनी, आराम से प्यार से मसाज करनी है। बच्चे के चेस्ट से आप स्टार्ट करिए, ठीक है, आराम से, जैसे हम बुक को खोलते हैं इस तरीके से, बुक जैसे हम ओपन करते हैं उस तरीके से मसाज करिए। हाथ और पैर को मिल्क करिए, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं ना मिल्किंग करके, वैसे आप हल्के हल्के हाथ से मिल्क करिए। पीछे की भी आप थोड़ा सा ऐसे ओपन बुक मसाज करिए। चेहरे की आप थोड़ा, चेहरे बच्चे छूने नहीं देते हैं यूजुअली, तो नहीं छूने देते, तो एंड में करिए। इसलिए मैं स्टार्ट हमेशा चेस्ट से कर रहा हूँ। एंड योर मसाज विद द फेस, तो आप हल्के हाथ से करिए। बेनिफिट्स, एक तो बॉन्ड, ठीक है। उसके साथ साथ आप जैसे पहले भी मसाज आपको बताई थी टमी की, वो करने से क्या होगा कि बच्चों को कोलिक कम होगा, बच्चा फीड अच्छे से पिएगा, बच्चे को रिगर्जिटेशन भी कम होगा।
तो दूध ज़्यादा पचाएगा, दूध ज़्यादा पचाएगा तो कैलोरीज जाएंगी और वेट गेन होगा। तो इसलिए मसाज वेट गेन कराती है। बाकी मसाज कोई आपके मसल नहीं बना देगी, कोई हड्डी नहीं बना देगी। हाँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं हो जाएगी। हाँ, वो बोलते हैं ना मसाज करो। अमेरिका यूरोप में कोई मसाज नहीं करता। हाँ, मसाज क्यों करना है? हम टमी मसाज कर रहे हैं, कोलिक कम हुआ, कोलिक कम हुआ तो रिगर्जिटेशन कम हुआ। रिगर्जिटेशन मतलब बच्चे दूध निकाल देते हैं कभी कभी ना, पीते पीते थोड़ा थोड़ा दूध निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा निकल जाता है। बहुत ज़्यादा भी कभी कभी डर जाती हैं मदर्स, नाक से भी दूध आ जाता है। तो आप अगर मसाज करते रहेंगे तो ये कम होगा, तो दूध पेट के अंदर रहेगा, वो कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगी, कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगी तो वेट गेन होगा। जी, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे हम भी अगर मसाज लेते हैं तो वी फील वेरी गुड अबाउट इट, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऑल्सो इट रिलीज एंडोफिन। एंडोफिन इज अ फील गुड हार्मोन। बच्चों के अंदर वो रिलीज होता है और उससे बच्चों को स्ट्रेस कम होता है। बच्चे दे फील गुड। इसलिए मैंने आपको बोला था नाइट रूटीन में कि मसाज करो, दे फील रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री, तो वो सो जाते हैं आराम से। तो बेनिफिट्स तो हैं मसाज के। अब लाइक मसाजेस आप बता रहे हैं, उसके बाद टमी टाइम भी इक्वली इम्पोर्टेंट जी, होता जी, है जी। बच्चे के लिए, राइट? और आप मसाज के ड्यूरिंग ही उनको टमी टाइम भी दे सकते हैं, उनकी बैक पे भी मसाज कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित, किस तरह के मसाजेस ऑयल हमें यूज़ करने चाहिए? जैसे दादी नानी माँ तो रैपिडली हमें बोलती हैं कि जैतून का तेल लगाओ तो वो गोरा हो जाएगा, सरसों का तेल लगाओ तो उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। आप एज अ डॉक्टर, लाइक यू नो, व्हाट यू विल सजेस्ट टू अस कि आप इस तरह के मसाजेस ऑयल को अपने रूटीन में डालो? मसाज ऑयल से ना तो कोई गोरा होता, ना कोई मोटा होता, ना किसी की हड्डी बनती, ठीक है, और ना ही कुछ भी ऐसे मिथ्स वगैरह कुछ भी नहीं होते ऐसे। मैंने आपको बताया उसके बेनिफिट्स। आपको एक ऐसा मसाज ऑयल यूज़ करना चाहिए जो आप सस्टेनेबली पूरे साल यूज़ कर सकें। बार बार चेंज करना बच्चों को पसंद नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि वर्जिन कोकोनट ऑयल आप यूज़ करें। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट। आप आराम से बच्चे को यूज़ कर सकते हैं फॉर द मसाज। तो रूटीन में यही रहेगा कि आप 10 to 15 मिनट्स मसाज करिए, उसके बाद बच्चे को बेदिंग कराइए। हमेशा बात से पहले ही मसाज होनी चाहिए, बात के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मसाज करके कुछ ऑयल्स इतने थिक होते हैं कि वो पोर्स वगैरह क्लॉग कर देते हैं, फिर बच्चे को रैश होना, फिर दूसरी तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप हमेशा बेदिंग से पहले कराइए, बच्चे को अच्छे से बात कराइए, और आने के बाद अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए, कोई भी नेचुरल मॉइस्चराइज़र, कोई भी माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करने हमें बच्चे के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ नॉट गुड, कुछ बेनिफिट ही नहीं है उसका। ठीक है। हर कल्चर में अपने अपने ऑयल्स हैं। कुछ नानी दादियाँ घर पे बनाती हैं, घर पे बनाती हैं। अब शायद उनका रीज़न ये था कि पहले कुछ अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में, तो एवरीथिंग दे यूज्ड टू कुक एंड मेक एट होम। अब अवेलेबिलिटी है तो उसका बेनिफिट उठाइए। तो मैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ही एडवाइस करता हूँ। सर, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं जेन्युइनली बाय हार्ट चाहती हूँ डिस्कस करना, एंड मैं अपनी कम्युनिटी और अपने यूजर्स को भी शेयर करना चाहती हूँ। दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। IVF एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोसेस सबको ही पता होगा, बट एक बहुत मेंटल लाइक यू नो ड्रेनफुली प्रोसेस है ये, मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फीमेल के लिए जो ये गो थ्रू करती है, वो बहुत मेंटली एग्जॉस्ट एंड ड्रेन्ड हो जाती है ड्यूरिंग दिस इंटायर IVF प्रोसेस। एंड इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि appropriately is not good for parents in terms of monetary, also in terms of physical health, also in terms of mental health also। बहुत सारे myths भी हैं। अगर किसी IVF के थ्रू बेबी हो रहा है किसी को, तो सोसाइटी से ये हमें एक नोशन आता है कि अच्छा आपका बेबी IVF से हुआ है, स्टिग्मा है, आपका बेबी IVF से हुआ है तो ये तो बहुत ही कमज़ोर रहेगा, मतलब इसकी IQ लेवल भी इतनी अच्छी नहीं होगी, नेचुरल नहीं है ना ये। सो एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करते हो, या आप क्या इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना चाहते हो कि दीज बेबीज आर एज नॉर्मल एज नेचुरल बॉर्न बेबीज? दे आर ऑल्सो नेचुरल ओनली। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ ये है कि IVF इज़ नॉट द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ योर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। जी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ईजिली ट्रीटेबल हैं। अनटिल अनलेस एकदम आपका ट्यूब ब्लॉक ही है, तब यू हैव टू गो फॉर IVF। इट हैज़ टू बी योर लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। उसके साथ साथ ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि IVF आप किसी भी एज में करा सकते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है मदर की जो एग की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन थोड़ा सा डिले होता जाता है, थोड़ा लेट होता जाता है। एक और मिसकंसेप्शन है कि IVF गारंटीज यू प्रेगनेंसी।
ये तो हर बोर्ड पे लिखा होगा। विच इज़ मिथ, एब्सोल्युटली मिथ, एंड इट इज़ रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट। IVF गारंटी नहीं करता। एक साइकिल में इट इज़ ओनली 30% चांस दैट यू कैन कंसीव थ्रू IVF। Through IVF. This is also, and also कि IVF is only meant for rich couples, affluent societies. No, it is not. Very cheap treatments are also available at small centers. ये भी है। और दूसरा है कि IVF के बच्चे को birth defects होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। I have seen so many babies who are born through IVF doing exceptionally well. So that's a myth. दूसरी चीज़ होती है कि IVF कराओगे तो ट्विंस ही होगा, ट्रिपलेट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सेट टेक्निक इज़ देयर, थ्रू विच यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र अ सिंगल एम्ब्रियो एंड यू विल हैव अ सिंगल बेबी, विच इज़ क्वाइट कॉमन। लोगों को पता नहीं होता, इसलिए लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हैं। उसके साथ साथ IVF एक सोशल स्टिग्मा है कि किसी को बताओ मत, इसको सीक्रेट रखो, क्लोज रखो, सीक्रेट। हाँ, सीक्रेट रखने से आपको एंजाइटी बढ़ेगी, आप प्रेशराइज फील होंगे। शेयर इट विद योर फैमिली, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद देम। ये तो आपने इसमें कुछ थोड़ा ना कर दिया, नेचुरली अभी किसी के अंदर कुछ डिफेक्ट है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो स्टिग्मा जो सोसाइटी के अंदर है कि IVF कुछ अलग ही बेबी प्रोड्यूस कर देता है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। बेबीज आर एज हेल्दी एज नॉर्मल बेबीज, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल। द थिंग what is done inside your body, inside the uterus, it is done outside and then implanted in you. Only that is the thing. So these are few myths regarding IVF. मतलब बेबी बिल्कुल नॉर्मल होता है, बेबी बिल्कुल नॉर्मल होता है, बेबी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बर्थ डिफेक्ट्स नहीं होते, कोई गारंटी नहीं है कि ट्विंस ही होगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपको ट्रिपलेट्स होंगे। कुछ सेलिब्रिटीज़ के हुए हैं ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स, तो सबको लगता है कि ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स ही होंगे। लाइक इन हंड्रेड्स कुड बी अ वन। या एंड सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर जो मैंने आपको बताया, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक ही बच्चा होगा। एंड गुड सेंटर्स में प्रैक्टिस हो रहा है। अगर पेरेंट्स को नॉलेज है दे कैन आस्क कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, ठीक है। बहुत सारे कि रिच कपल एफ्लुएंट सोसाइटी के लिए नहीं, आप भी करा सकते हैं, सस्ते में अवेलेबल है बहुत सारी जगह पे। इट इज़ ओनली मेंट फॉर, एक ये भी मिथ है कि आप कभी भी करा सकते हैं, एक ये भी मिथ है कि ये सिर्फ यंग लोग ही करा सकते हैं, ये भी गलत है। यंग नहीं, कोई भी करा सकता है। दे विल चेक द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म एंड एग, इफ इट इज़ गुड, व्हाई नॉट। I think if you are in your 40s, like till 40-45 years of age, 35 अकॉर्डिंग टू मेडिकल, मतलब हम 18 और 35 लेके चलते हैं। 18 से पहले भी आप प्रेग्नेंट मत हो, हाँ, क्योंकि इट विल हैव लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स। और 35 के बाद भी कोशिश करिए 18 और 35। बट ऐसा नहीं है कि 35 के बाद जो भी प्रेगनेंसी होगी वो गड़बड़ी होगी, उसमें डिफेक्ट्स ही होगा, ऐसा नहीं होता। 10 आउट ऑफ 8-9 प्रेगनेंसी वो भी नॉर्मली होती हैं, पर एक आध में डाउन सिंड्रोम एंड अदर जेनेटिक सिंड्रोम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेरेटिव टू दिस एज। तो इट्स बेटर यू गेट प्रेग्नेंट इन दैट एज, ठीक है, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी, आपके एग की क्वालिटी बेटर होती है। बिकॉज अब मेल तो होल लाइफ फर्टाइल रहते हैं, बट फीमेल वोंट बी। यस, उनका एक एज, दे विल हिट मीनोपॉज एट 45। तो मीनोपॉज का मतलब यही है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो गई। जिस साइकिल में वो प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस चलता है, तो वो साइकिल बंद हो गई 45 के बाद, तो उसके बाद तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इट्स बेटर बिफोर 35। आफ्टर 35 ऑल्सो यू कैन गेट IVF डन, प्रोवाइडेड द क्वालिटी ऑफ स्पर्म, द क्वालिटी ऑफ are good. Moving on, doctor, I think IVF generally एक last resort होता है। जी, ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चा नहीं हो रहा तो IVF करवा लो। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट, वहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। किसी एक चीज़ में जिसमें प्रॉब्लम है वो अगर ट्रीटेबल है मेडिकली तो यू ट्रीट इट। अंटिल अनलेस आपका ट्यूब ही ब्लॉक है तो उसमें आपको IVF कराना पड़ेगा। Apart from this also, sir, IVF is not a easy, easy process, and it is not सस्ता जुगाड़. It's a very expensive affair. Very expensive, but कुछ small centers में सस्ता भी होता है, बट यही है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं उसको। एंड एक और चीज़ इसमें मिथ मुझे याद आ गया कि जो हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं आपको, बहुत सारा मिथ ये है कि इन इंजेक्शन की वजह से आपको लेटर लाइफ में सर्वाइकल कैंसर या अदर कैंसर्स हो सकते हैं, विच इज़ अ बिग मिथ। ऐसा नहीं होता, वो हार्मोन उसी टाइम के लिए है, वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, दे विल नॉट अफेक्ट यू लॉन्ग टर्म। कैंसर का कोई लेना देना नहीं है उन हार्मोनल इंजेक्शन से।
सो आई अंडरस्टैंड, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इंजेक्शंस की बातें कर रहे हो तो जो मदर्स को सी सेक्शन होता है उनको वो कुछ बैक में 2 इंजेक्शंस लगते हैं, उनकी वजह से पेन तो ज़रूर होता है सर, और बैक बहुत हर्ट करती है। ये तो मतलब मैं आपको एज अ रियल एग्जांपल भी यस बोल सकती हूँ कि आप उसके लिए क्या किया जाए, योगा किया जाए, स्ट्रेचिंग की जाए? योगा कैन हेल्प, स्ट्रेचिंग कैन हेल्प, बट अब इसमें भी ये है कि बहुत सारे मदर्स को नहीं भी होता है जी, और बहुत सारी मदर्स को होता है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर बॉडी टाइप इज, कैसा, मतलब थोड़ा सा टेक्निक पे भी शायद डिपेंड करता है। क्या पता कभी कभी स्पाइनल एक बार में नहीं आता, मल्टीपल देने पड़ते हैं एक बार में, बिकॉज सी व्हाट इज देयर, जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक चलता रहता है पीछे आपके कॉर्ड में, जो कि आपके ब्रेन में भी जाता है। हम उस फ्लूइड के अंदर एक एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको पैरालिसिस फील होता है बिलो योर दिस थिंग, कि आपको लोअर बॉडी में, तो उसकी वजह से आपको पेन एंड सेंसेशंस कम होते हैं। तो किसी को होता है, किसी को नहीं होता। बस इसमें यही है कि वेट लॉस, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, वही। ओके सर, मूविंग ऑन, हम बच्चों की बात कर रहे थे। एक बच्चों में और इशू बहुत ज़्यादा इंडिया में, क्या आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड ये चलता है, क्रेडल कैप का। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इसको कैसे ट्रीट करें? क्रेडल कैप, उनका स्पेशली उनके हेड के एरिया में जहाँ पे हेयर ग्रो हो रहे होते हैं, वो एरिया भी बहुत सेंसिटिव होता है एंड ड्राई एंड फ्लेकी स्किन दिखती है वहाँ पे। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ अ क्रेडल कैप एंड हाउ टू ट्रीट देम ऑल्सो? तो क्रेडल कैप बेसिकली क्या होता है कि स्केली लीजन्स हो जाते हैं बच्चे को स्कैल्प के ऊपर, और स्कैल्प पे ही नहीं, चेहरे पे भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को चेहरे पे, आईब्रोज पे, चीक्स पे, यहाँ तक भी हो जाता, ईयर्स पे भी हो जाता है। तो इट इज़ स्केली लीजन, जैसे कि स्नेक की स्किन होती है ना, उस टाइप से निकल रहा होता है। तो बेसिकली क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। अब इसमें भी ये है, किसी बच्चे की मदर को ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है तो हार्मोनल कंट्रोल में रहता है बच्चा, जब बाहर निकलता है तो हार्मोनल कंट्रोल चला जाता है, तो बच्चे के अंदर फिर सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे स्केल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हमारे टर्म में, मेडिकल टर्म में, सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ओके, टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस। तो इसके ट्रीटमेंट में हम ये कर सकते हैं कि नेचुरल ट्रीटमेंट अगर आपको करना है घर पे, तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, ठीक है। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद 10-15 मिनट्स तक उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप हेयर से ब्रश करिए, हेयर्स को ब्रश करिए, ठीक है, हल्के हाथ से, थोड़े फ्लेक्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप बच्चे को नहला दो, उसका हेड वॉश कर दो, ठीक है। और वॉश करने के बाद आप फिर से ऑयल लगाओ। नहीं, ऑयल नहीं लगाना, फिर से आपको ब्रशिंग करनी है। कभी भी बच्चे का, जब अगर क्रेडल कैप है, आपको ऑयल लगा के छोड़ना नहीं है ओवरनाइट। बहुत ये भी एक मिथ है कि क्रेडल कैप है तो ऑयल लगा के छोड़ दो रात भर में और सुबह वॉश कर देंगे, ये नहीं करना। आपको 10 to 15 मिनट्स पहले लगा के छोड़ना है, उसके बाद आपको हेड वॉश देना है और 10 to 15 मिनट लगाना है। उसके बाद आपको हेयर का ब्रश करना है, स्केल्स निकल आएंगे, फ्लेक्स निकल आएंगे। उसके बाद आपको बच्चे को हेड वॉश करना है। हेड वॉश करने के बाद भी आपको ये करना है ब्रशिंग, तो ये ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो हम कुछ क्रीम्स देते हैं, माइल्ड स्टेरॉइड देते हैं, जिससे ये ठीक हो जाते हैं। मतलब बच्चों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ ड्यूरिंग दैट फेज ओनली। अगर बहुत सीवियर हो गया है देन यू हैव टू ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे ब्रशिंग वशिंग करना, अगर आईब्रोज पे हो गया, बहुत सारे बच्चों को आईब्रोज पे हो जाता है, चीक्स पे हो जाता है, तो यहाँ ब्रशिंग वगैरह करना ईजी नहीं है। तो हम एक ऑइंटमेंट देते हैं और एक माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम देते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है विद इन 5 to 7 days। वेरी गुड आंसर। ये हो गया क्रेडल कैप का, प्लस बहुत सारे बच्चों में वाटरी आइज भी होती हैं, वेरी कॉमन, लाइक पेन पॉइंट, या उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि बच्चों को आंखों में दिक्कत है। वो कॉज होता क्यों है वो वाटरी आइज? तो इसको समझने के लिए आइज को हमेशा लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए। आइज हमेशा आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। ड्राई हो गई मतलब प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक लेक्राइमल ग्लैंड होता है हम सबके, ठीक है, वहाँ से कंटिन्यूस फ्लूइड निकलता रहता है जो आपके आई को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, ल्यूब्रिकेट करता है। और फिर ये जो नोज़ है और आई के बीच में एक होल होता है जिसको बोलते हैं लेक्राइमल डक्ट। सो दिस इज ग्लैंड, दिस इज डक्ट। डक्ट मतलब एक होल, उसके थ्रू वो पानी निकलता है और नाक में चला जाता है और नाक के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। जब तक होल खुला हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बंद हो गया किसी कारण, ब्लॉक हो गया, तो बच्चे को फिर पानी निकलने लगेगा। पानी निकलेगा, मॉइस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन ग्रो होने लगते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, बच्चे की आँख चिपक गई, येलो डिस्चार्ज आ रहा है, पस डिस्चार्ज आ रहा है, तो दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो उसको हम ट्रीट करते हैं टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप से। सो वो आई ड्रॉप हो गया, इज देयर एनी स्पेसिफिक मसाज वी शुड आल्सो डू?
तो पहले आप मसाज ही ट्राई करो। अगर सिर्फ वाटरी आईज हैं, कोई स्टिकी आईज नहीं है, कोई पस नहीं आ रहा, कोई येलोइश कुछ नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ मसाज करना है। वो सिंपल है, ये दोनों उंगलियों से मदर को ऐसे ऐसे करके इस एरिया का मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे वो डक्ट खुल जाएगी, डक्ट खुल जाएगी तो वाटर फिर से जाने लगेगा। कुछ बच्चों की आई ड्रॉप्स डालने के बाद भी और मसाज करने के बाद भी नहीं खुलती है, तो लेटर स्टेज में सिरिंजिंग भी करनी पड़ती है, मतलब सिरिंज से उस डक को खोलना पड़ता है, which is done by ophthalmologist, of course. My last question, Dr. Rohit, would be India में, specifically North India में, even in South India also, बच्चों के कान छेदने का एक रिचुअल सेरेमनी होता है। एंड ये आई एम नॉट श्योर अबाउट मदर एंड फादर, बट ऑफकोर्स जो आपके एल्डर्स होते हैं ये इस पर्टिकुलर सेरेमनी को बहुत एम्फेसाइज करते हैं। तो कितने छोटे बच्चों का, मतलब आई हैव सीन पीपल लाइक जो बोलते हैं कि 2 या 3 महीने में ही बच्चों के कान छिदवा दो। इज़ इट सेफ? इज़ इट एक्चुअली इन्फेक्शन नहीं करेगा बच्चे को? मतलब आप अगर गाइड कर सकें हमें कि कान छेदना इज़ ओके और नॉट? It's okay, but at right age. And what is that right age? At least after 6 months. Why? Because at least बच्चे का प्राइमरी वैक्सीनेशन तो कंप्लीट हो गया। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना वाला जो वैक्सीन है उसमें हम टिटनस के इंजेक्शन लगाते हैं, DPT होता है, तो T स्टैंड्स फॉर टिटनस। तो टिटनस के इंजेक्शन लग गए हैं बच्चे को, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल गया है। क्योंकि जैसे हम गिर जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं टिटनस का इंजेक्शन लगा दो, तो वही है। और जहाँ से आप करवा रहे हैं दैट शुड बी अ हाइजीनिक गुड प्लेस, ठीक है। गन शॉट मेथड इज़ अ गुड मेथड, उसमें ज़्यादा बच्चे को फील नहीं होता। पर आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को कान छिदवाने से पहले आप एक क्रीम लगा सकते हैं, एमला क्रीम होती है, तो वो नम कर देती है, बेसिकली इट इज़ अ नम्बिंग क्रीम। तो वो क्रीम लगा के आप थोड़ा छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आप गन शॉट के थ्रू कराइए, बट एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन गो, मतलब आप करा सकते हैं, रिचुअल्स शुड बी फॉलोड, बट आफ्टर 6 मंथ्स एटलीस्ट प्राइमरी वैक्सीनेशन हैज़ टू बी। टिटनस के इंजेक्शन लग गए हैं तो आप करवा सकते हैं, तो एक प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो उनको प्रॉब्लमेटिक रहता है आगे, तो आफ्टर 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित, इट वॉज सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपने हम लोगों को बहुत बहुत नॉलेज दिया एंड बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लाइक यू नो, इन अ ब्रिंगिंग ऑफ दी स्मॉल बेबीज़। हम लोग बहुत नाइव हैं, मदर्स आर वेरी नाइव, जो न्यू मॉम्स हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है। हाँ, बहुत एंशियस होते हैं, बहुत नाइव होते हैं, बट दिस एंटायर पॉडकास्ट एंड दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर माई फेलो मदर्स ऑल्सो। थैंक यू so much for coming and sharing all this insightful conversation. Thank you for having me. Thank you. Thank you.